और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, श्रीनगर से एक बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। 43 लोगों को लिया गया है हिरासत में। जम्मू कश्मीर पुलिस की इसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। अलगाववादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की साजिश बताई गई है, जिसे नाकाम किया गया है। पूर्व आतंकियों और अलगाववादी नेताओं के रिश्तेदारों को लिया गया हिरासत में। ईद मिलन पार्टी के लिए हुए थे जमा एक होटल में ही थी ईद मिलन पार्टी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो श्रीनगर से एक बड़ी खबर। श्रीनगर में एक साजिश करने वाले लोगों को 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अलगाववादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की साजिश नाकाम कर दी गई है। आतंकियों यानी जो पूर्व आतंकियों और अलगाववादी नेताओं के रिश्तेदारों को लिया गया हिरासत में। और शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ। शब्बीर, क्या तफसीलात हैं? देखिए विशाल, ये बड़ी खबर है। जो 43 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, हालांकि अभी हिरासत में बताए जा रहे हैं। फॉर्मली उनका अरेस्ट अभी बताया नहीं गया, लेकिन पुलिस ने जो ट्वीट किया है उससे साफ जाहिर है कि इनके प्राइमा फेशिये पुलिस कह रही है कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, यानी सेपरेटिस्ट जो एक यहाँ पे मूवमेंट चल रही थी, और जेकेएलएफ को, जेकेएलएफ जैसा कि आप जानते थे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रही है, बैंड है 2019 से, उस पर पाबंदी बाकायदा लगी पुलवामा अटैक के बाद। 43 अफराद गिरफ्तार है। उनमें जो हमारे पास तफसीलात हैं वो ये है कि ये जो कोठीबाग पुलिस स्टेशन है थोड़ी ही दूरी पे, उससे बिल्कुल साथ में थोड़ी सी दूरी पे एक होटल है। वहां पे इन्होंने लंच का प्रोग्राम रखा था और ये सब के सब जो है इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं तरीके से किसी न किसी ताल्लुक से सेपरेटिज्म से रहा है। एक जो यासीन भट्ट है, जो साबिक मिलिटेंट था, एक्स मिलिटेंट था जेकेएलएफ का, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने ऑर्गेनाइज की थी ये पार्टी पूरी। और बाकी जो लोग इसमें खास तौर पे मसरूर अब्बास अंसारी हैं, जो जम्मू कश्मीर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, और जो मरहूम उनके वालिद थे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक बड़े नेता थे, उनका इंतकाल हुआ। सब के सब जो हैं, प्रोफेसर गनी भट्ट का बेटा जहांगीर जिसका नाम है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी हिरासत में है। हुआ ये है कि कल 11 बजे वहां पे एक पार्टी होनी थी जो वहां पे बुलाई गई थी, और पुलिस को उसकी खबर लग गई और वहां जाके उन्हें सबको हिरासत में लिया गया। 43 अफराद ये है, और पुलिस के मुताबिक जो प्रेस ट्वीट आया है उसमें साफ कहा गया है कि प्राइमा फेशिया ये लग रहा है कि ये कोशिश हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करने की थी और जेकेएलएफ को रिवाइव करने थी। विशाल, शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ मनोज कौल जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इस कार्रवाई को किस तरह से देखा जाए? देखिए विशाल, जिस तरह से पुलिस ने ये कहा है कि जो ये पार्टी वहां पे थी, जो ये मीटिंग वहां पे रखी गई थी, तो उसका साफ मतलब ये था कि जेकेएलएफ को रिवाइव करना है और सेपरेटिज्म जो कि अब खत्म हो चुका है, ज्यादातर लीडर उनके जेलों में हैं, उसको एक बार फिर रिवाइव करना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पुलिस के मुताबिक जो जानकारी दी गई तो उसके अनुसार ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई वर्षों से न सिर्फ मिलिटेंटों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, बल्कि जो टेरर इकोसिस्टम है उसको भी ध्वस्त किया गया है। यानी कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से, जो किसी न किसी तरीके से सेपरेटिज्म को हवा दे रहे थे या सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां लगातार की गई है, ताकि जो पूरा नेटवर्क है, जो पूरा इकोसिस्टम है टेरर का, वो खत्म किया जाए। और ऐसे में अगर इस तरह की कोई मीटिंग होती है जिसमें फॉर्मर मिलिटेंट्स हों या जो सेपरेटिस्ट हैं उनके रिश्तेदार हों या सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हों, तो पुलिस की ये जो कार्रवाई है एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है, क्योंकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का लगातार ये प्रयास रहा है जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद है, जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है, उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, और काफी हद तक उसमें कामयाबी भी मिली है। और यही वजह है कि हो सकता है कि जैसा कि पुलिस ने कहा है कि वो एक जिस तरह से टेरर इकोसिस्टम को खत्म किया गया है, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात की जाए, हमने देखा कि जो टेरर फंडिंग के सिलसिले में जो लोग
गिरफ्तार किए गए हैं उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई हैं, या जो लोग टेरर को हम ये कह सकते हैं कि मदद कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ से ये, जैसा कि पुलिस ने कहा है कि ये कोशिश लगातार जारी है कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि शबीर बता रहे थे कि जेकेएलएफ जो कि एक बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई है, पुलिस ट्वीट में ये बताया गया है। और साथ ही जो सेपरेटिज्म है, सेपरेटिज्म को जो धक्का लगा है, सेपरेटिज्म को के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई है उसको एक बार फिर अगर रिवाइव करने की कोशिश की जाती है जैसा कि पुलिस कहती है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। एक हम ये कह सकते हैं कि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती, कोई भी कसर बाकी नहीं रख रही है कि इस बाबत की जितना भी जो टेरर इकोसिस्टम है, चाहे वो मिलिटेंट्स के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई करनी हो या फिर जो अलगाववाद के साथ जुड़े हुए लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई करनी हो, तो पुलिस अब भी लगातार कोशिश ये कर रही है कि जो भी लोग अमन को दरम बरहम करने के लिए कोई भी कोशिश करें तो उनकी हर कोशिश को नाकाम बनाया जाए, और ये स्टेप उसी डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप है। जी शब्बीर भाई, आपके पास आ रहा हूं एक और सवाल लेकर। सवाल ये है कि जो लोग भी वहां मौजूद थे, ठीक है कि वो किसी ना किसी पूर्व आतंकी या जो एक्स रहे हैं टेररिस्ट, उनसे उनकी रिश्तेदारी थी, लेकिन क्या इसके अलावा भी इन लोगों पर कोई हालिया कोई मामले दर्ज थे पहले से इस तरह के किसी तकरीबी कार्रवाई को लेकर, या किसी साजिश या किसी और दूसरे जो है गलत काम को लेकर, या फिर चूंकि बताया तो खबर में ये भी जा रहा है कि ये ईद मिलन पार्टी थी, तो किस तरह से इसे एसरटेन किया गया कि ये का जो ये मकसद कुछ और था? देखिए विशाल, जो पार्टी थी जैसे मनोज बता रहे थे, ये अलग अलग जगहों के लोग हैं, अलग अलग कामों से इनका ताल्लुक है, लेकिन एक जो इनका लिंक है वो यही है कि ये या ऐसे घरानों से हैं जहां पे सेपरेटिस्ट लीडर जिनके रिश्तेदार हैं, या सीधे तौर पे जैसे यासीन के मुतलिक ये है कि वो एक्स जेकेएलएफ मिलिटेंट था, हालांकि अब कारोबार करता था, अब ताजिर है, लेकिन इनका एक जगह पे जुड़ना और एक मौके पे अलग अलग जगहों से, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट का बेटा प्रोफेसर गनी भट्ट जेल में नहीं है, वो घर पे हैं, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता एक जमाने में रहे हैं, हालांकि उनकी सोच थोड़ी अलग भी थी, लेकिन सेपरेटिस्ट लीडर हैं, और जब तक अभी हैं तो उनके बेटे का वहां पे होना, मसरूर अब्बास अंसारी इनमें से एक ऐसा शख्स है जो बहुत एक्टिव रहा है। बाकियों के बारे में अभी पूरी तफसीलात नहीं आ रही है कि वो उनका कितना इन्वॉल्वमेंट बाकी चीजों में रहा है, लेकिन मसरूर अब्बास अंसारी, अब्बास हुसैन अंसारी के जो फर्जंद हैं, वो उनका जम्मू कश्मीर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी रुकन रही है, एक उसमें शामिल रही है। मसरूर काफी एक्टिव रहे हैं यहाँ पे इन मामलात में, जो मजहबी मामलात हैं, जैसे जब जुलूस होते थे उनमें उनके दौरान काफी एक्टिव रहे हैं, और पुलिस के साथ उनके जो लोग हैं वो एहतजाज करते रहे हैं। इस मामले में जो यहाँ पे आज़ादारी के जुलूस निकलते हैं वहां तक महदूद है, लेकिन इनका एक साथ जुड़ना, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, वो पुलिस को लग रही है। उसके मुताबिक जब पुलिस ये कहती है कि इतने सारे लोग एक जगह पे जिनका एक ही लिंक है, वो ये है कि वो कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो मामला है। और पुलिस जब ये साफ कहती है कि ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को और जेकेएलएफ को रिवाइव करना चाहते थे, तो आप इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जैसा कि यहाँ पे अभी जो पॉलिसी है, सरकार किसी भी सूरत में किसी भी चीज पे, किसी भी सोच को भी पनपने नहीं देना चाहती है जो जिसका ताल्लुक अलहदगी पसंदी से हो। इसी के तहत कोई चूक नहीं, कोई कार्रवाई ऐसी नहीं है जो नहीं की जा रही है, चाहे जमात इस्लामी के खिलाफ हो, चाहे बाकी लोगों के खिलाफ हो। जाहिर सी बात है, जब मसरूर अब्बास अंसारी के जो उनके काफी सारे उनका एक फॉलोइंग है, उनके जो लोग कल से ही बयान दे रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए, वो ईद मिलन पार्टी थी, लेकिन पुलिस की राय इसमें अलग है। और पुलिस का ये मानना है कि जो सर्कमस्टांसेस है, जो हालात हैं, जिस तरीके से वहां एक जगह वो जमा थे, उनके पास इनपुट्स हैं, और प्राइमा फेशिया जो जाहिरी तौर पे अभी उन्होंने यही कहा है कि ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जेकेएलएफ को ये रिवाइव करना चाहते थे जेएंडके में। जो अब मनोज बता रहे थे कि क्या सूरत हाल हो सकती है, जहां तक जेकेएलएफ का ताल्लुक है, एक जमाना था जब जेकेएलएफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं थी।
उनको इतना ही दुश्मन तस्वुर किया जाता था मिलिटेंट रैंक्स में जितना बाकी किसी शख्स को जो पाकिस्तान की आईएसआई है। हालांकि शुरुआत में जब आईएसआई ने यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू की, जब वहां से पाकिस्तान ने एक बाकायदा मुहिम चलाई, तो सिर्फ पहले जेकेएलएफ को शुरू किया गया, जो पहले से 1977 से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका स्ट्रक्चर था, उसका यूज किया गया। और मिलिटेंट 1987 के इलेक्शंस के बाद जो यहाँ पे कुछ एक तबका जमा हो गया था, उनको ट्रेंड किया गया। लेकिन बाद में जिस तरह जब हिजबुल मुजाहिदीन का आया, जो प्रो पाकिस्तान है, जो ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर का ये पूरा हिस्सा इस पे पाकिस्तान का हक है, तो उनके जरिए यहाँ पे जेकेएलएफ के जो कमांडर थे उस जमाने में, जो मिलिटेंट थे, उनको एक एक करके मारा गया। वो भी एक दौर था। फिर 1994 में यासीन मलिक ने बाकायदा सीज फायर ऐलान किया और ये कहा कि अब जी हम हथियारों से नहीं लड़ेंगे, तो वो भी एक दौर हमने देखा। शबीर, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, और मनोज जी मैं आपके पास आना चाहता हूं कि जिस तरह से अब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से वहां पर हालात यकसर बदलते नजर आ रहे हैं, और लगातार जो पुलिस के बड़े ओहदेदारान हैं वो ये क्लेम भी करते रहे हैं कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं या तखरीबी कार्रवाइयां हैं या आतंकी घटनाएं हैं उनमें लगातार कमी आ रही है, और जो बड़े नाम हुआ करते थे वो तमाम लोग अब वहां नहीं है जो आतंकी थे या आतंकी घटनाओं में शामिल थे। तो इस बीच अगर जो पुलिस बता रही है कि ये तमाम लोग 45 के करीब लोग जो है इकट्ठा हुए थे और इनकी सोच यही थी कि फिर से ऐसी कोई बात जो है या ऐसी कोई चर्चा हो या इस तरह की कार्रवाई को शुरू किया जाए, तो इसका मतलब ये है मनोज जी कि कहीं ना कहीं वो सोच अभी जिंदा है, और पुलिस की नजर से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मनोज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मनोज जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो कार्रवाई अभी हुई है, हिरासत में लिए गए 43 लोग, तो इससे जो बात सामने आ रही है इसका मतलब यही समझा जाए कि कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म को लेकर के कोई सोच थी वो अभी जिंदा है, और पुलिस ने जो कार्रवाई की है ये एक बड़ी कार्रवाई है इस सोच के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल विशाल, जैसा कि मैं कह रहा था, अगर आपको आवाज मेरी आ रही हो, आपको आवाज मेरी मिल रही है? जी हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जिस तरह के हालात हमने देखे जम्मू कश्मीर में, जिस तरह की कार्रवाई की गई है मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए और टेरर इकोसिस्टम को, सिर्फ मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई बल्कि जो टेरर को सपोर्ट करने वाले थे, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, चाहे वो मॉरल सपोर्ट करते थे, या दहशतगर्दों की जो किसी तरह की भी मदद करते थे, तो उनके खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम छेड़ी गई और उसके काफी असरात भी देखे गए, काफी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई। और अब ये जरूरी है, देखें विशाल, जिस तरह से पुलिस ये कहती है कि ये जेकेएलएफ पर सेपरेटिज्म को रिवाइव करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक फोर्स जरूर है जो जिस तरह से कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है उससे शायद पाकिस्तान और कश्मीर में जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो मौजूद है, जो ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो, वो डेफिनेटली ये कोशिशें जरूर करेंगे कि हालात को बिगाड़ा जाए, चाहे वो जेकेएलएफ के रिवाइवल की बात हो, चाहे वो सेपरेटिज्म के रिवाइवल की बात हो। जैसा कि पुलिस ये कह रही है कि ये कार्रवाई इसीलिए की गई है कि ये लोग वहां पर जेकेएलएफ और सेपरेटिज्म को रिवाइव करने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जरूर हैं जो कोशिश ये करेंगे कि जो अमन की फजा लौट रही है उसमें कहीं ना कहीं रखना डाला जाए, उसमें एक ऐसी सोच को आगे लेके चला जाए ताकि आम लोगों को ये ना लगे कि अब यहाँ हालात ठीक हो गए हैं। क्योंकि मैं बताऊं आपको विशाल कि जिस तरह के हालात अभी कश्मीर में हैं या जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे मजमूई तौर पर, तो हालात अब पुरअमन है। हमने देखा कि किस तरह से अमरनाथ यात्रा बहुत ही आसान तरीके से चल रही है, टूरिस्ट कितने वहां जा रहे हैं कश्मीर वैली के अंदर, यानी जो मजमूई तौर पर जो माहौल है वो पुरअमन है। और जो पाकिस्तान के एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान, चाहे वो कंट्रोल लाइन के उस पार बैठे हैं या कुछ उनके एजेंट्स जो कंट्रोल लाइन के इस पार हैं, जो कश्मीर में मौजूद हैं या जम्मू के कुछ इलाकों में मौजूद हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में अमन हो। यही वजह है कि ये कोशिश जरूर हो सकती है किसी भी एलिमेंट की तरफ से कि जो यहाँ पर खत्म किया गया है टेरर इकोसिस्टम, उसको कहीं ना कहीं रिवाइव किया जाए। जिस तरह से पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है, उससे ऐसा साफ संकेत है एडमिनिस्ट्रेशन का कि अगर कोई भी शख्स या कोई भी ग्रुप कोशिश ये करे कि यहाँ जम्मू कश्मीर में फिर से मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया जाए, मिलिटेंसी को हवा दिया जाए, तो उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज और शबीर इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए।
और इसी के साथ फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 3 दिन से विशेष पूजा अर्चना चल रही थी, जिसमें बनारस और काशी के विद्वान पंडित मौजूद थे। फाइनेंशियल क्राइम यूनिट करगिल ने एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सहयोग से 13 विभागों के कर्मचारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल 12 में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा 13 विभागों के 150 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनों से अवगत कराया गया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 88वें जन्म दिवस पर मैक्लोडगंज में शानदार जश्न मना। जश्न में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। दलाई लामा के जन्मदिन पर यहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबी पहुंचे थे, अनुयायी पहुंचे थे, जिन्होंने उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। वहीं लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने दलाई लामा के 88वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जेवेसलशे में समारोह का आयोजन किया। एलबी अध्यक्ष ने दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से 10 जुलाई को दलाई लामा की लेह यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने का आग्रह किया। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। एलजी प्रशासन ने उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। बडगाम से बड़ी खबर है। इस वक्त अल्ताफ बुखारी ने की है आगा सैयद से मुलाकात। ईद गदीर की दी है बधाई। डल वासियों के पुनर्वास में देरी पर चिंता भी जताई गई है। सोनावारी में पीने के पानी की कमी का उठाया गया मुद्दा। बडगाम में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल की जरूरत का मामला उठाया। अन्य कई मामलों पर भी बातचीत हुई है, जैसा कि खबर आ रही है। तो एक बार फिर आपको बता दें, बडगाम से खबर अहम है। अल्ताफ बुखारी ने आगा सैयद से मुलाकात की है, ईद गदीर की बधाई भी दी है। डल वासियों के पुनर्वास में देरी पर चिंता जताई गई है। सोनावारी में पीने के पानी की कमी का मुद्दा उठाया गया है। बडगाम में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल की आवश्यकता का मामला भी उठा है। अन्य कई मामलों पर बातचीत हुई है। तो अल्ताफ बुखारी की जो मुलाकात है इसे काफी अहम माना जा रहा है। इशान मनी मास्टर गुफ्तगू के ज्यादा जानकारी के साथ। इशान, इस मुलाकात के और क्या क्या वजूहात है और इसका मकसद क्या है? इस मुलाकात को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, ये अल्ताफ बुखारी की जो दूसरी मुलाकात है किसी जो अलहदी के पसंद रहनुमा थे उनसे। पहले उन्होंने प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट जो कि सोपोर में रहते हैं उनकी रिहाइश गाह पे जाके उनसे मुलाकात की। हालांकि अपनी पार्टी से ये बयान आया कि ये दोनों जो मीटिंगें थी ये कर्टेसी कॉल थी। जब वो अब्दुल गनी भट्ट से मिलने गए तो ये कहा गया कि इनके काफी ताल्लुकात रहे हैं और इसीलिए उनका हालचाल पूछने, उनके बारे में पता करने वो उनके घर पहुंचे। और जिसके बाद ये पहले ऐसे अलहदी के पसंद रहनुमा थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई। और कल जब वो मुलाकात हुई आगा सईद हसन मौसवी अल-सफ़ी से उनके रहाइश गाह पे बडगाम में, हालांकि पार्टी की तरफ से ये बयान है कि ये ईद गदर के मौके पर जो है उनको मिलने गए थे, लेकिन लगातार 2 ऐसे लीडर्स के साथ जो कि हुर्रियत के मीरवाइज सेक्शन से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उसकी वजह से अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म है कि क्यों उनसे लगातार मुलाकात हो रही है। लेकिन पार्टी का जो रद्द अमल है वो ये है कि
कर्टेसी कॉल है, उनसे मिलने गए थे और उनसे ये पता करने गई थी क्या क्या उनके इलाके में दिक्कतें हैं, क्योंकि एक बड़ी शिया कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर पानी का या जो डल में रहने वाले हैं लोग, उनकी रिहेबिलिटेशन का अस्पताल, उनके बारे में बात की। अल्ताफ बुखारी, शुक्रिया आपका ईशान इस जानकारी के लिए। इस वक्त एक और अहम खबर है, वो आपको बता दें। खबर ये है कि अमरनाथ यात्रा आज भी निलंबित। जी हां, इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। अमरनाथ यात्रा आज भी निलंबित। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। जम्मू से घाटी जाने की अनुमति नहीं, नए जत्थे को जाने की इजाजत नहीं। दरअसल मौसम का जो हाल है उसके मद्देनजर और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह का इक़दाम किया गया है। और ये जो आपको खबर दे रहे हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी, अमरनाथ यात्रा आज भी निलंबित है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। जी हां, जम्मू से श्रीनगर जाने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, उसे वो बंद है। जम्मू से घाटी जाने की अनुमति नहीं है। नए जत्थे को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। और ये सब कुछ सिर्फ मौसम के हाल की वजह कर हो रहा है और इसमें यात्रियों की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि रखी गई है। और इस वक्त एक और अहम खबर है, बालतल से फिर से शुरू हुई है अमरनाथ यात्रा। यानी बालतल से अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। 3 दिनों के बाद बालतल से यात्रा फिर शुरू हुई। 15,000 यात्रियों को दी गई अनुमति, पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति। तो 2 खबरें हैं, एक ये कि बालतल से जो यात्रा वहां रुकी थी उस यात्रा को शुरू करने की इजाजत मिल चुकी है। बालतल से फिर से यात्रा शुरू हो चुकी है अमरनाथ यात्रा। 3 दिनों के बाद बालतल से यात्रा फिर शुरू हुई है। 15,000 यात्रियों को अनुमति दी गई है, पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति मिली है। लेकिन इससे पहले जो हमने आपको खबर दी, उस खबर के मुताबिक वो खबर ये है कि चूंकि जम्मू से श्रीनगर जाने वाला जो नेशनल हाईवे वो बंद है, इसलिए जम्मू से जो नया कोई जत्था जो है श्रीनगर की तरफ, उसे जाने की अभी अनुमति नहीं है। तो अमरनाथ यात्रा एक तरफ आज भी निलंबित है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की वजह से जम्मू से घाटी जाने की अनुमति नहीं है। नए जत्थे को घाटी की तरफ जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन बालतल से जो यात्रा रुकी हुई थी उस यात्रा को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सबीर। क्या मुदस्सिर, माफ करेंगे, मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके। मुदस्सिर, क्या अपडेट मिल रहा है? कहां पर यात्रियों को इजाजत है, कहां यात्रियों को इजाजत नहीं है, और मौसम का हाल क्या है और यात्रियों की इस वक्त स्थिति कैसी है? बिल्कुल विशाल, अगर मौसम की बात करेंगे तो मौसम में कदरे बेहतरी आ गई है और धूप भी खिल उठी है। और अमरनाथ होली ट्रैक, जो अमरनाथ होली के तक ट्रैक है, चाहे बालतल के हवाले से बात करेंगे या फिर चंदनवाड़ी से लेकर मुकद्दस गुफा तक बात करेंगे, तो काफी सुहाना मौसम दिख रहा है और धूप भी खिलाई है। और इस वजह से यात्रियों में काफी जोश और उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि जिस तरह से बालतल में 3 दिन लगातार जो यात्रा बंद रही, तो उसके बावजूद भी यात्रियों में कोई जोश की कमी नहीं दिख रही है। और आज सुबह जो है यात्रियों का नया जत्था बालतल बेस कैंप से भी रवाना हुआ और इस तरह से पहलगाम के रास्ते और बालतल के रास्ते, यानी कि दोनों ट्रैक से जो यात्रा है उसको बहाल कर दिया गया है। और जो सोर्सेज की अगर माने तो अभी तक जो है 15,000 के करीब यात्रियों को बालतल बेस कैंप से छोड़ा गया है और ये तादाद लगभग जो है 18,000 से तजावुज कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि 4 दिनों तक ये जो यात्री थे वहां पर रहे, क्योंकि 3 दिन लगातार यात्रा बंद रही और जो बैच आया था 2-3 दिन पहले ही आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 दिनों तक जो यात्री थे वो वहीं पर बेस कैंप में रहे और जिसकी वजह से काफी भीड़ जो यात्रियों की थी वो वहां पर इकट्ठा हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर फिलहाल इस जानकारी के लिए। और इसके साथ ही हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन न्यूज़ 18 जगह पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 16